सर आज आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है, ऐसा है? नो टेस्ट सर। हुआ था नहीं? अच्छा, लास्ट से लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टेस्ट हुआ था? नहीं, टेस्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। तो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट, मतलब पिछली क्लास में तो हमने रिवीजन ही किया था, लेकिन उससे पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि हम एक तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सीख चुके थे। उसके अलावा हमने कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी सीख लिया था। ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा। सभी, मैं अभी मैसेज को ऑफ कर रहा हूं, अभी कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब जैसा कि हमारी क्लास का फॉर्मेट होता है कि हम सबसे पहले पिछली क्लास पर जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होते हैं उन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना होता है ये सभी को पता है कि पोल सेक्शन में जाके सभी को आंसर करना होता है। ना तो आपको कमेंट में लिखना है आंसर, ना ही बोल के बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके करेंगे, ना तो आपको कमेंट में लिखेंगे और ना ही बोल के बताएंगे। क्वेश्चन सभी को अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? यदि दिए गए चित्र में कोण 1 का मान 75 डिग्री है तो कोण 2 का माप बताना है आपको कि कोण 2 कितना होगा। चित्र हमें दे ही रखा है और हमें यह भी पता है कि सभी कोणों के बीच में, तो इस चित्र में कोण 1, 2, 3 और 4 हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है हमें उसके बारे में पता है। ये ना बहुत ही आसान सवाल है, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सर आपकी आवाज कम आ रही है। एक ही बच्चे को कम आ रही है क्या? हेमंत, आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, सर सही है। हमारे आप फोन में भी कम आ रही है। आप है ना अपना वॉल्यूम तेज कर लो मोबाइल का। हो सके वॉल्यूम सर डाउन होगा फुल है इसी के लिए। वॉल्यूम तो। हाँ सर तो आप फुल अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, रुको 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 रुको। ठीक है, आवाज कम है नहीं वैसे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से भी चेक करता रहता हूँ, आवाज एकदम सही है। जैसे डेली होती है ना उतनी ही आवाज है आज भी। हो सकता है नेटवर्क की वजह से, हो सकता है दूसरा मोबाइल की वजह से हो सकता है। तो या तो आप मोबाइल की वॉल्यूम फुल कर लीजिए, अगर फुल है तो दोबारा से ज्वाइन करने की ट्राई कीजिए। हो सकता है कि वॉल्यूम वो सही हो जाए। ठीक है, सर अब आ गई। अब आ गई ना, बहुत बढ़िया। चलो, सॉल्व हो गई ना समस्या, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो हमें चित्र दिया गया है, जो डायग्राम हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसमें हमें यह बताना है कि यदि कोण 1 का मान 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण 2 या एंगल 2 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर देंगे, कोई भी बोल के आंसर नहीं बताएगा। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो शीर्षाभिमुख कोण और एक कोणों का रैखिक युग्म। ये इन्हीं दो क्वेश्चंस पर, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये क्वेश्चन सभी को पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा और अपना आंसर पोल सेक्शन में सबमिट कीजिए। दूसरी बात, सर एक बार फिर से बताना क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। तो एग्जाम, अच्छा मैं ना बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई बताने वाला नहीं होगा आपके पास। तो खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। मैं बस क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, जो एक चित्र दे रखा है उसमें, यदि कोण 1 का मान 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण 2 का मान बताना है कि कोण 2 का मान कितना होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ज्यादातर का सही है आंसर, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का, जिन्होंने भी अभी तक आंसर किया है, ज्यादातर का सही है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो गए हैं।
कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो गए हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे पहले इसको सॉल्व करने की, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड और वेट करेंगे हम, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। लास्ट 20 सेकंड और है आपके पास, केवल 20 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना सर, मैं अभी आई हूँ। कोई बात नहीं, क्वेश्चन है कि इसमें एक चित्र दे रखा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि कोण 1 का मान 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण 2 का मान आपको बताना है कि कोण 2 क्या है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके देंगे, जैसे सभी क्लासेज में देते आए हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी पोल सेक्शन में देना, किसी को बोल के नहीं बताना, किसी भी बच्चे को बोल के इसका आंसर नहीं बताना है। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड और है आपके पास, केवल 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास केवल 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और बचे, ज्यादा समय नहीं बचा। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, केवल 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि इसमें कोण 1 बराबर 75 डिग्री, मतलब जो ये वाला कोण है वो 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का है, तो हमें कोण 2 बताना है। तो हमें ये वाला कोण बताना है कि ये वाला कोण क्या होगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता आया हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, क्योंकि एक भी बच्चा अनम्यूट करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सो प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें, ठीक है। हाँ, तो हमें कोण 2 का मान बताना था कि कोण 2 का मान कितना होगा। अच्छा, कोण 1 और कोण 2 में क्या रिलेशन है? तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या कि जो कोण 1 और 2 है ना, वो इस वाली जो ये सीधी लाइन है उस पर बने हुए हैं, ठीक है, इस वाली सीधी लाइन पर बने हुए हैं। और यदि मैं देखूं तो ये जो टोटल एंगल है, ये जो कुल एंगल है, वो एक सीधी लाइन पर बना हुआ है। अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताइए, मैंने कमेंट चालू कर दिए, ये जो हरे रंग से बनाया है मैंने, एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसका मान कितना होता है? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, एक सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, 180 डिग्री का। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री का बनता है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पर। ठीक है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे वापस से स्क्रीन पर। अच्छा, और ये हरा वाला जो कोण है, ये अगर 180 डिग्री है, ठीक है, इसमें से जो कोण 1 है वो 75 है। अच्छा, जो 180 डिग्री है वो 1 और 2 का ही तो योग है, 1 और 2 मिलकर यही तो बना रहे हैं पूरा 180 डिग्री, तो 1 और 2 का योग हमें पता है कि ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से और क्या पता है हमें? अच्छा, मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं, तो 1 और 2 का योग 125 है, और ये कोण 1 का मान हमें दे रखा है 75 डिग्री, तो कोण 1 की जगह मैंने लिख दिया 75 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि यहां से मैं कोण 2 का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया। कैसे? कि कोण 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री या 75 डिग्री, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 105 डिग्री आएगा इसका मान। अब मुझे यहां से कोण 2 पता चल गया है कि ये वाला जो कोण है वो 105 होगा। अब 105 कैसे होगा? क्योंकि ये पूरा जो एंगल है वो 180 था, जिसमें से कोण 1 मतलब ये वाला जो पार्ट है रेड वाला वो 75 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना था? हमें ये हरा वाला पार्ट, ये जो हरा ग्रीन कलर से है वो निकालना था, और वो निकला है हमारा 105। और हमें हमसे क्या पूछा था? कोण 2, माने यानी कि जो 105 निकला यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। अगर आपने बार बार अपने आप को अनम्यूट किया तो शायद क्लास से भी निकाले जा सकते हो। मुकेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कीजिए अपने आप को। मुकेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ जी, मुकेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक भी बच्चा अनम्यूट करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सर हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज आ रही है, सर हमारे फोन में नहीं आ सॉरी रही। सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ध्यान रखना कि आप अपने आप को म्यूट ही रखें। अच्छा, आपको नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? सर दोबारा Yes, sir. स्टार्ट कर लो हमारी। क्या क्या दोबारा से स्टार्ट कर लें? आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? यस सर। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, तो आवाज आ रही है, ये क्यों बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही? लेट ज्वाइन किया था आपने। ठीक है, मैं जल्दी से समझा देता हूं। आपने लेट ज्वाइन किया था, पहली बात तो ये कि जो भी बच्चा लेट ज्वाइन करेगा ना, अगली क्लास से ध्यान रखना है, फिक्स 7 बजे तक आप सभी लोग ज्वाइन कर लो। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लेट ज्वाइन करते हो और फिर वापस से मुझे रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, उससे हमारा जो कवर होना चाहिए ना एक क्लास में, उससे थोड़ा सा कम कवर होता है कॉन्सेप्ट। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगली क्लास को फिक्स 7 बजे तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। अब सभी म्यूट रखेंगे। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, इसको मैंने इरेज किया। क्वेश्चन था कि यदि कोण एक 75 डिग्री है। हाँ जी, म्यूट कर लो आप सभी। अगर आप अनम्यूट किए ना, क्लास से निकाल दूंगा अब। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, कोण एक है 75 डिग्री और हमसे कोण 2 पूछा था। अब हमें ये पता है यहां से कि 1 और 2 का जो योग है वो ये कोण बनाएगा, ये वाला, और ये वाला कोण होता है 180 डिग्री। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 होगा 180 डिग्री। इसमें से कोण 1 हमें पता है जो कि 75 डिग्री, ये में दे रखा है। तो ये हो गया 75 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से बस सॉल्व करना है आपको। यहां से जब सॉल्व करोगे तो कोण 2 का मान आएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री। तो कोण 2 का मान क्या आया? 105। और यही हमसे पूछा था कि कोण 2 क्या है, तो कोण 2 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ये ना काफी बच्चों को पता भी होगा और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि तिर्यक रेखा पहचाने कैसे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, तिर्यक रेखा क्या होती है। तो यहां से जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझना है कि जब भी कोई एक रेखा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी रेखा यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अच्छा, यहाँ 2 चीजें हैं कि कोई भी एक रेखा पहले तो 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनको अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो वो तिर्यक रेखा होगी। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो आपको 3 रेखाएं दे रखी हैं, रेखा एम, रेखा एन और रेखा पी, और आपको ये चेक करना है कि इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। तो चलिए रेखा एम के लिए चेक करते हैं कि क्या रेखा एम एक तिर्यक रेखा है। तो उसके लिए हमने देखा कि रेखा एम केवल रेखा पी को कट करती है जो कि इस बिंदु पर है। यानी कि रेखा एम केवल एक ही रेखा को कट करती है। इसका मतलब एम तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तिर्यक रेखा होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को कट करना चाहिए और 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। तो एम तो तिर्यक रेखा नहीं होगी। चलिए अब एन के लिए चेक करते हैं। एन को भी यदि मैं यहां से देखूं तो ये भी केवल रेखा पी को कट कर रही है। इसका मतलब एन भी केवल एक ही रेखा को कट कर रही है, इसलिए ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। अच्छा, अब तीसरा है रेखा पी। ठीक है, रेखा पी ये वाली है, रेखा पी ये वाली है। अच्छा, रेखा पी 2 रेखाओं को कट कर रही है, एक तो इस वाली रेखा को और इसको। रेखा एम को इस बिंदु पर कट कर रही है और रेखा एन को इस बिंदु पर। इसका मतलब जो रेखा पी है वो 2 रेखाओं को कट कर रही है। कौन कौन सी? एक तो एम को और एक एन को, और दोनों को अलग अलग बिंदु पर। एम को तो इस बिंदु पर कर रही है और एन को इस बिंदु पर। तो दोनों को 2 को कर रही है, तो 2 रेखाओं को कट कर रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है।
इसका मतलब जो P है वो यहां तिर्यक रेखा हो जाएगी। P क्या हो जाएगी? P हो जाएगी यहां से तिर्यक रेखा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या एक्सप्लेन किया जल्दी से। मैंने बोला कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो कम से कम दो रेखाओं को कट करे, दूसरी क्या है कि दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने P को देखा तो P एक तो M को कट कर रही है इस बिंदु पर, ठीक है, और एक N को कट कर रही है इस बिंदु पर। P है रेड वाली, लाल वाली रेखा है P, तो N को यो इस बिंदु पर। तो ये दो रेखाओं को M और N को कट कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, इसलिए जो P है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। P क्या? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब यहां से हम कुछ और उदाहरण से समझते हैं कि तिर्यक रेखा कैसे होती है, तिर्यक रेखा का क्या मतलब है। तो इसके लिए हमने फिर से मान लो ये है फिगर नंबर 1 या आकृति नंबर 1 और ये है आकृति नंबर 2, दो अलग अलग चित्र हैं और दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सी रेखा एक तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले हमने M को चेक किया, तो M को यहां से देखा तो M केवल इस वाली रेखा को, रेड वाली लाइन को, यानी कि रेखा P को केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि M तो तिर्यक रेखा नहीं हो सकता। M तो तिर्यक रेखा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो केवल एक रेखा को कट कर रहा है, और तिर्यक रेखा होने के लिए दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कट करना चाहिए और दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पर कट करना चाहिए। ठीक है, चलिए N के लिए देखते हैं। N के लिए यदि मैं देखूं तो N भी केवल रेखा P को ही, लाल वाली रेखा को केवल इस जगह पर कट कर रही है, इसलिए N भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। चलिए फिर क्या, अब तीसरी कौन सी बची? तीसरी बची रेखा P। तीसरी कौन सी बची? तीसरी बची रेखा P। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये वाली जो रेखा है वो एक तो रेखा M को कट कर रही है इस बिंदु पर, ठीक है, और रेखा N को भी इस बिंदु पर कट कर रही है। तो रेखा P क्या दो रेखाओं को कट कर रही है, एक तो M को और एक N को, और एक तो इस बिंदु पर कट कर रही है और एक को इस बिंदु पर, मतलब दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर भी कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है वो इस केस में तिर्यक रेखा होगी। P क्या है? तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या बताना है, चित्र नंबर 2 में भी जो P है वो तिर्यक रेखा होगी। क्यों? क्योंकि वो रेखा इस M को यहां कर रही है। क्या सर रिपीट करना है दोबारा? ये सेम क्या अगले में बताऊं मैं? अगले वाले में, इसमें भी बता रहा हूं मैं सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें से समझना आप। ठीक है, मैं उसी को रिपीट कर देता हूं, ऐसा कर लेता हूं। हाँ, हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना था कि इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। यहाँ तीन रेखा है ना, एक तो ये वाली जो की है M, एक ये वाली जो की है N, और एक ये वाली जो की है रेखा P। तो एक तो M हो गई, एक N हो गया, एक P हो गया। अब तीनों में से हमें ये चेक करना था कि कौन सी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी कि ऐसी एक रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पर कट करे, ये हमें पता था। अब जब हमने M के लिए चेक किया तो M केवल रेखा P को कट करती है, रेखा N को वो कहीं भी कट नहीं करती, मतलब केवल एक ही रेखा को कट कर रही है। जबकि तिर्यक रेखा होने के लिए दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कट करना चाहिए, तो M तो तिर्यक रेखा नहीं होगी। सेम जब हमने N के लिए देखा तो N भी केवल रेखा P को कट कर रही है इस वाले बिंदु पर, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। अच्छा, जब हमने रेखा P के लिए देखा तो ये रेखा P रेखा N को, इस वाली रेखा को इस वाले बिंदु पर कट कर रही है रेड वाले पर, और रेखा M जो कि ये है इसको इस वाले बिंदु पर कट कर रही है। मतलब रेखा P एक तो दो अलग अलग रेखाओं को कर रही है, किस किस को? रेखा M को, रेखा N को, दो रेखाओं को कट कर रही है और दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब P एक तिर्यक रेखा होगी, P एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे फिगर की बात कर लेते हैं। मान लो ये है चित्र नंबर 2 या आकृति नंबर 2। ठीक है, अच्छा इसको मैं रोमन की बजाय नॉर्मल 2 लिख लेता हूं ताकि सभी को समझने में और आसानी हो। आकृति नंबर 2। अब हम यहां से देख सकते हैं कि एक रेखा P, ये तो तिर्यक रेखा है। कैसे? कि ये इस वाली रेखा, रेखा M को यहां कट कर रही है और रेखा N को यहां कट कर रही है। इसी तरह रेखा L है जो उसको भी यहां कट कर रही है। तो दो या दो से ज्यादा को करनी चाहिए, ज्यादा चाहे कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दो से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो रेखा P है वो तीन रेखाओं को कट कर रही है, तीन रेखाओं को कट कर रही है
और तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, मतलब 3 बिंदुओं पर कट कर रही है, इसलिए P यहां भी एक तिर्यक रेखा होगी। P क्या होगी? यहां भी एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, मैंने इसको पूरे को इरेज करके यहां लिख देता हूं कि दूसरे उसमें भी P एक तिर्यक रेखा होगी। अब आपको क्या बताना है, आपको ध्यान से सुनना है कि आपको क्या बताना है। P तो एक तिर्यक रेखा है, अब आपको यह बताना है कि P के अलावा और कौन सी तिर्यक रेखा है इस वाले डायग्राम में। सभी को कमेंट में लिख के बताना है। मैं कमेंट्स चालू कर दिया है मैंने। दूसरे डायग्राम में P के अलावा और कौन सी तिर्यक रेखा है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। P के अलावा और कौन कौन सी तिर्यक रेखाएं हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब आपको समझ में आया है कि तिर्यक रेखा क्या होती है। एक तो वो कम से कम 2 रेखाओं को कट करनी चाहिए और 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर कट करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, मतलब ये आपको सभी को समझ में आ गया कि तिर्यक रेखा क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। अभी आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में सभी को क्या बताना। अच्छा, अभी आपको किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, उसके लिए आपको बस कुछ सेकंड्स वेट करना है, अभी मेरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। ठीक है, तब तक तिर्यक रेखा के बारे में हमने पढ़ा था, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। तिर्यक रेखा क्या थी कि ऐसी कोई भी रेखा जो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर कट करे, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम तिर्यक रेखा कहते थे। ठीक है, अभी आप सभी को मेरी स्क्रीन भी दिखाई देने लग गई होगी। ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया था कि इसमें P भी एक तिर्यक रेखा है और M और N भी, यहां से M और N भी तिर्यक रेखाएं हैं, मतलब ये भी है और ये भी है। क्यों? क्योंकि M एक तो यहां कट कर रही है रेखा P को और रेखा M को यहां कट कर रही है। सेम यदि N के लिए हम देखें तो N भी रेखा, ये वाला N भी रेखा P को यहां कट कर रहा है और रेखा M को यहां कट कर रहा है। तो दोनों 2 अलग अलग रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वैसे सभी का आंसर एकदम सही था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बताइए सर। इसमें P है ना भी एक तिर्यक रेखा, हाँ और कोई नहीं है ना सर? है ना, M और N भी हैं, वही तो मैंने पूछा था कमेंट में और सभी बच्चों ने आंसर भी दिया था। सर वो तो एक दूसरे को काट रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे देखो, अगर हमने पहले M को चेक किया तो क्या M 2 रेखाओं को कट कर रही है, एक तो P को कट कर रही है सर, P को भी काट रही है सर, P को भी, और N को भी काट रही है, तो M भी होगी, इसी तरह से N भी होगी। ठीक है सर, ये डाउट था बस। ठीक है, हो गया ना क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी सबको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सभी को अपनी स्क्रीन पर, और बोल के किसी को भी नहीं बताना, बोल के किसी को भी नहीं बताना, सभी को पोल सेक्शन में जाके बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 26 में रेखा P दे रखी है क्या वो तिर्यक रेखा है। बोल के किसी को नहीं बताना, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा बोल के इसका आंसर नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। कमेंट मैंने ऑलरेडी बंद कर रखे हैं, तो कमेंट में तो आंसर बता ही नहीं पाओगे। बोल के भी कोई बच्चा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। कर लिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास आंसर आ जाता है, तो आप भले ये मत बताया करो कि कर लिया या नहीं किया। कर लिया तो बहुत बढ़िया, मेरे पास आपका आंसर आ जाता है। 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। केवल 10 सेकंड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। केवल 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, समय समाप्त। अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या था। हमसे पूछा था कि क्या P एक तिर्यक रेखा है, तो हमने देखा कि जो रेखा P है वो केवल एक रेखा को कट कर रही है, रेखा M को इस बिंदु पर, जबकि तिर्यक रेखा होने के लिए 2 रेखाओं को, कम से कम 2 रेखाओं को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर कट करना चाहिए। अब ये तो केवल एक को ही कट कर रही है, इसका मतलब जो P है वो तिर्यक रेखा नहीं होगी। वो क्या तिर्यक रेखा नहीं होगी,
इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो बहुत ही सरल था और आप में से ज्यादातर का आंसर भी सही था कि जो पी है वो तिर्यक रेखा नहीं होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सभी बच्चे उसका आंसर भी पोल में ही देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, बोल के कोई नहीं बताएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है बट चित्र अलग दे दिया है। अभी इसमें 3 रेखाएं हैं, एम, एन और पी, और आपको यह बताना है कि इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है। इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। सभी का, अभी तक जितनों ने आंसर दिया सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप अपना आंसर निकालिए और अपना टिक कीजिए, वही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। ये भी काफी आसान सवाल है, ये भी काफी आसान सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, बोल के कोई नहीं बताएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश। इसका मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। काफी बच्चे बचे हैं, अभी सभी ने आंसर नहीं किया है, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे तब तक। क्वेश्चन क्या था कि चित्र में जो तिर्यक, कौन सी तिर्यक रेखा है, चित्र में जो 3 रेखाएं दी गई है उनमें कौन सी तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले हमने रेखा एन को चेक किया, तो रेखा एन के लिए हमने देखा कि रेखा एन केवल एक रेखा को कट कर रही है, रेखा एम को, वो भी केवल एक बिंदु पर, मतलब एन तो तिर्यक रेखा बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने रेखा पी को देखा, तो रेखा एन की ही तरह रेखा पी भी केवल एक ही रेखा को कट कर रही है, रेखा एम को, वो भी केवल एक बिंदु पर, इसलिए जो पी है वो भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। लेकिन जब हमने एम के लिए चेक किया तो एम रेखा एन को, इस वाली रेखा को इस बिंदु पर कट कर रही है, और जो रेखा पी है रेड वाली उसको इस बिंदु पर कट कर रही है। तो रेखा एम 2 रेखाओं को कट कर रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रेखा एम है वो एक तिर्यक रेखा है। एम क्या है? एम एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे कमेंट में ये बताएंगे कि उनको समझ में आया या नहीं आया। वैसे सभी का आंसर सही था तो समझ में तो आ गया होगा, सभी बच्चे कमेंट में और लिख के बताएंगे। अच्छा इसका करेक्ट ऑप्शन मत बताओ, आप बस ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया तिर्यक रेखा। आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको हमेशा ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया। अंशप्रीत सिंह के नाम से जो भी बच्चा है वो ये पूछ रहे हैं कि पोल में आंसर कैसे करें। अच्छा, पोल में आंसर करना ना मैं इस क्लास के एंड में बताऊंगा, तो आपको क्लास के लास्ट तक रुकना है। जब तक नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आंसर आप कमेंट में ही दे देना जब भी कमेंट ओपन हो। जिस भी बच्चे को ये नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे देते हैं वो हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने बोला ना अंशप्रीत के नाम से जो भी बच्चा है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो तिर्यक रेखा तो आपने पढ़ ली कि तिर्यक रेखा क्या होती है। मैं इसको जल्दी से एक रफ डायग्राम यहां बना देता हूं। एक ऐसी लाइन हो, एक इस तरह की लाइन हो, यदि उनको एक तीसरी लाइन इस तरह से कट करे, ठीक है, तो आप यहां अगर देखोगे तो यहां जो ब्लू वाली है, जो नीली वाली है, वो एक तिर्यक रेखा है। तो यहां कुछ कोण बनते हैं, कैसे? एक तो ये कोण बन गया, ठीक है, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। इसी तरह नीचे की साइड भी आप देख सकते हो कि एक ये कोण बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर यहाँ टोटल देखोगे आप तो कुल मिला के यहाँ 8 कोण बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका नाम क्या होता है, उन सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, मतलब तिर्यक रेखा जब होती है तो वो जो कोण बनाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। वैसे जो 8 कोण है ना, इनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अभी मैंने यही समझाया कि जब भी किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो भी कोण बनते हैं तो वो टोटल 8 होते हैं। यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हो कोण नंबर 1, 2, 3, 4 और नीचे भी 4 है, 5, 6, 7 और 8, ये 8 कोण है और ये तिर्यक कोण कहलाते हैं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस प्रकार की होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इन सभी कोणों के कुछ नाम भी होते हैं आपस में। ठीक है, कुछ की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां हम अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स और बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स, इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, संजय गांधी के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट ही रखिए अपने आप को। चलिए, तो हम सबसे पहले अंतः कोण की बात करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अंतः कोण क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जब भी किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा क्या होती है, जो दो रेखाओं को कट करे, तो तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है उन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो सभी अंतः कोण कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को कट करती है उन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। चलिए हम इस डायग्राम से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि एक तिर्यक रेखा, अच्छा इन तीनों में से, अच्छा मैं इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है ये सभी को कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट में चालू कर रहा हूं। यहाँ 3 रेखाएं है ना, L, L1 और L2, L, L1 और L2, सभी बच्चे ये बताएंगे इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है, इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बहुत बढ़िया, सभी का एकदम सही आंसर है कि जो रेखा L है, जो रेखा L है वो एक तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये L1 को भी काट रही है और L2 को भी काट रही है, L1 को इस बिंदु पर काट रही है और L2 को इस बिंदु पर काट रही है। बिल्कुल सही बात कि जो रेखा L है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, अभी मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, मैंने फिर से कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, हाँ अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि अंतः कोण क्या होता है कि तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को काटती है, तो एक इस रेखा को काट रही है और एक इस रेखा को, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। तो इनके बीच में ये है इनके बीच का हिस्सा। अब आपको क्या बताना है ये भी कमेंट में लिख के बताना है कि इनके बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कमेंट में लिख के बताना है आपको। मैं फिर से कमेंट्स चालू कर रहा हूं, मैंने फिर से कमेंट्स चालू कर दिए हैं। रेखा L1 और L2 के बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, वही अंतः कोण कहलाएंगे। समझ में आया कि तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है उन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, वही अंतः कोण कहलाएंगे, वही अंतः कोण। 5 और 6, 5 और 6 नहीं होगा, किसी एक बच्चे ने 6 भी बोला था, अंशप्रीत के नाम से जो भी बच्चा है, 6 नहीं होगा, कोण 6 नहीं है उनके बीच में। आप दोबारा से देखिए, हाँ 6 नहीं है, अंशप्रीत के नाम से जो भी बच्चा है आप वापस से देखिए, 6 नहीं है इसमें। दोनों के बीच में कौन कौन से, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी ताकि आपको आसानी से दिख सके। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी है वो अंतः कोण कहलाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि बिल्कुल सही है, सभी का आंसर एकदम सही है कि अंतः कोण कौन कौन से होंगे, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो तिर्यक रेखा है वो जिन भी दो रेखाओं को कट करती है L1 और L2, तो इनके बीच में, इनके बीच वाले हिस्से में जितने भी कोण आएंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहां कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 2, 3, 5 और 8, तो 2, 3, 5 और 8 ये सभी अंतः कोण है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अंतः कोण है। कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। हाँ जी, जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा आप एक बार भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कमेंट्स ऑफ करके रखता हूं क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट कर देते हो। ठीक है, मैं पूरे टाइम भी कमेंट्स चैट चालू करके रख सकता हूं, लेकिन आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो ना, इसलिए मुझे बंद करके रखना पड़ता है।
सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कोई भी अननेसेसरी कमेंट नहीं करेगा और बार बार कमेंट नहीं करोगे। आप एक बार आंसर दे देते हो। दीपक यादव के नाम से जो, हाँ जी, दीपक यादव के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट ही रखें, आपने अनम्यूट कर लिया था अभी। ठीक है, ये अंतः कोण समझ में आ गए। चलिए अब हम बाह्य कोण की बात करते हैं। देखिए अंतः से बिल्कुल उल्टा होता है बाह्य। तो अंतः क्या थे? दो रेखाओं के बीच में जितने भी कोण आ रहे थे वो अंतः। अब उनके अलावा जो बाहर की साइड कोण होंगे वो बाह्य कोण। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, जो तिर्यक रेखा है एल, जिन भी दो रेखाओं को काटती है, तो ये अंदर वाले जो होंगे इसके बीच वाले हिस्से के, वो तो अंतः होंगे, और जो इसके बाहर की साइड होंगे, इधर की साइड या फिर इधर की साइड, इन दोनों रेखाओं के बाहर की साइड इस तरह से होंगे, वो होंगे बाह्य कोण। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहां से बाह्य कोण कौन कौन से होंगे। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। कमेंट चालू कर दिया है मैंने, कमेंट में लिख के बताएंगे, बोल के कोई नहीं बताएगा। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा म्यूट कर ले सभी बच्चे। जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जितेंद्र कुमार जी, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत शाबाश। सभी का आंसर एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम सही है कि कोण 4, 1, 6 और 7, ये जो चार कोण, मैंने कमेंट्स फिर से ऑफ कर दिए हैं, तो चार कोण में फिर से इरेज कर देता हूं। तो ये वाले इस रेखा के ऊपर की साइड और इस रेखा के नीचे की साइड जितने भी कोण आएंगे, तो एक तो आगे कोण 1, कोण 4, तो कोण 1, कोण 4, इसी तरह नीचे की साइड कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7, ये सभी क्या हैं? ये सभी बाह्य कोण हैं। ये सभी क्या हैं? बाह्य कोण है या एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो कलर से होगी देख सकते हो। दीपक यादव जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, आप म्यूट ही रखें। हाँ ठीक है, तो यहां से कलर से भी देख सकते हो 1, 4, 6 और 7, ये सभी जो कोण है वो, ये सभी 1, 4, 6 और 7, ये सभी जो कोण है वो बाह्य कोण है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने एक तो अंतः कोण सीखा कि तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, इन दोनों को कट कर रही है, तो इनके बीच में जितने भी कोण आ रहे हैं वो तो हो गए अंतः कोण, और इनके बाहर की साइड, इनके बाहर की साइड जितने भी कोण आएंगे वो हो गए बाह्य कोण। इसी के बारे में हमने अभी सीखा था। ठीक है, चलिए अच्छा यहां से आप देखोगे तो 1, 4, 6 और 7 ये तो है बाह्य कोण। ये क्या है? बाह्य कोण। 1, 4, 6 और 7। इसी तरह यदि मैं अंतः की बात करूं तो 2, 3, 5 और 8, 2, 3, 5 और 8, ये सब ये अंतः या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा कमेंट में ये लिख के बताइए कि आपको ये समझ में आया अंतः और बाह्य क्या होता है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये समझ में आया तो, ये समझ में आया सभी के कि अंतः और बाह्य क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। अगर ये आपके समझ में आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आया है, चलिए अब मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, वो उस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्या हुआ? वापस से बोलिए सर, एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बोला सबसे पहले अंतः की बात करते हैं। तो अंतः कोण क्या होते हैं कि तिर्यक रेखा। तो यहां इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं, पहले वाले की, इसमें ये वाली तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि रेखा L1 को इस बिंदु पर काट रही है और L2 को इस बिंदु पर, दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो जो तिर्यक रेखा है वह जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, तो एक तो इसको कट कर रही है और एक इसको कट कर रही है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाले हिस्से में जितने भी कोण आएंगे इस, वो सभी अंतः कोण कहलाएंगे। वो सभी क्या कहलाएंगे? अंतः कोण कहलाएंगे। तो अब इनके हिस्से में कौन कौन से है? इस हिस्से में कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। तो कोण 2, 3, 5 और 8 ये सभी क्या हो गए? ये सभी हो गए अंतः कोण। ठीक है, अंतः तो यहां तक समझ में आ गया। अब आता है अगला बाह्य कोण क्या होगा। तो हमें ये तो पता है कि इन दोनों के बीच का हिस्सा ये वाला है। ठीक है, अब मैं दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूं। इसमें रेखा L1 और L2,
ये दो रेखाएं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इनके बीच का हिस्सा ये पीले कलर से जो मैं बना रहा हूं ये वाला है। ठीक है, अब फिर ये तो अंत्य हो गए, फिर बाह्य क्या होगा, जो इनके अलावा होगा, मतलब इस रेखा के ऊपर की साइड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और L2 के नीचे की साइड वाला हिस्सा, इस हिस्से में जितने भी कोण आएंगे वो बाह्य होंगे। अब कौन कौन से आ रहे हैं इसमें यदि आप देखोगे तो एक तो आ रहा है कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6। तो ये जो चार कोण है कौन कौन से, 1, 4, 6 और 7, ये सभी बाह्य कोण हैं। ठीक है, ये आया समझ में? आप अनम्यूट करके बताइए किस बच्चे ने पूछा था अभी। यस सर, आ गया समझ में। आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए आप म्यूट कर लीजिए अभी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 28। सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, एक चित्र दिया गया है हमें, उस चित्र में अंतः कोण बताने हैं आपको कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन बस अभी अभी सॉल्व किया है हमने, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी अभी सॉल्व किया है तो गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं। सभी बच्चे ये बताएंगे कि इसमें अंतः कोण जो चित्र दिया गया है। हाँ जी मुकेश गोस्वामी जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, आपका कोई डाउट है क्या? मुकेश गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, आपका कोई डाउट है? नो सर। आप नहीं कर रहे थे अनम्यूट, आप तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, सभी का आंसर सही है। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी के बच्चे भी जिन्होंने आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कीजिए। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कीजिए। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और वेट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए केवल 10 सेकंड और वेट करेंगे। इसके बाद हम फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसमें अंतः कोण कौन से हैं। अच्छा, अंतः कोणों के लिए अभी हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है उनके बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको पहले ये बताना है, मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं कि इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, इनमें तिर्यक रेखा कौन सी है वो आपको बताना है। कमेंट में लिख के बताना है, बोल के कोई नहीं बताएगा। कमेंट में लिख के बताइए कि तिर्यक रेखा कौन सी है। एक ही बार लिखेगा। अच्छा, बार बार भी मत लिखना, आप बार बार भी मत लिखना, बस एक बार लिख दो, समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब सभी को पता चल गया है कि तिर्यक रेखा कौन सी। मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं क्योंकि सभी का आंसर एकदम सही है कि जो रेखा Q है वो एक तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये रेखा T को इस बिंदु पर काट रही है और रेखा S को इस बिंदु पर, दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो Q जो है वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा कौन कौन सी रेखा को काट रही है, एक तो इस रेखा को, एक इस रेखा को। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण होंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण होंगे वो सभी अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ कौन कौन से कोण है, एक तो है कोण 3, कोण 4, 5 और 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में दे रखा है 3, 4, 5 और 6, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट में ये बताइए सभी को समझ में आया ना। जल्दी से कमेंट में बताइए सभी को समझ में आया। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत बढ़िया, अगर आप सभी को समझ में आया है तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बाह्य कोण बताने, अंतः तो भी बता चुके हैं, इसमें आपको बाह्य कोण बताने हैं कि बाह्य कोण कौन से होंगे। इस चित्र में क्या बताना है आपको कि बाह्य कोण कौन से होंगे। अंतः तो आपने बता दिया, अंतः तो सभी को पता चल गया। तो इसका आंसर ना किसी का गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया,
अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किए सभी का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश, जल्दी से सॉल्व कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड है अभी। 5 सेकंड बचे। सनुज गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, सनुज गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए, आपने अनम्यूट कर लिया है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। 5 सेकंड्स बचे, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें ये तो पता चल गया था कि जो रेखा Q है वो तिर्यक रेखा है और ये T और S को कट कर रही है। इसका मतलब T और S के बीच में जितने भी कोण होंगे ये सभी तो अंतः कोण होंगे, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ये तो अंतः कोण होंगे। लेकिन यहां हमें किसकी बात करनी थी, यहां हमें बाह्य कोणों की, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करनी थी। तो रेखा T के ऊपर जितने भी कोण होंगे और रेखा S के नीचे जितने भी कोण होंगे वो सभी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो टी के ऊपर क्या है, 1 और 2, यानी कि एक तो हो गया कोण 1, कोण 2, और एस के नीचे 7 और 8, तो कोण 7 और कोण 8, ये चारों जो हैं वो यहाँ एक्सटीरियर एंगल्स या फिर बाह्य कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो 1 2 3 4 है, नहीं ये गलत है। 1 2 7 8 बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही होगा, तो सी और डी भी गलत है, ठीक है। तो यहां से हमने ऑप्शन बी सही कर लिया कि जो बाह्य कोण है वो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अभी सबसे लास्ट में ये बताइए, आपको अंतः और बाह्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे आपको अंतः और बाह्य कोण, अंतः और बाह्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी बच्चों को? पहचान पाओगे ना? जितेंद्र कुमार जी, आपने ना दूसरी बार ऐसा किया है कि इतने सारे कमेंट्स किए आप, अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। देखो नुकसान आपका होगा, ऐसे ही अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा बार बार, जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आप अगर ऐसे ही कमेंट करोगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अच्छा, समय इतना बचा नहीं है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट का आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि अगली क्लास में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। अब हम बाकी के और किसी कोणों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने टाइप 1 में किस किस की बात कर ली थी, एक तो अंतः कोण की बात कर ली थी, ठीक है, और एक बाह्य कोण की बात कर ली थी, ठीक है। इन दो कोणों की तो हमने बात कर ली। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या, हम एकांतर अंतः कोण युग्म की बात करेंगे, मतलब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे जिसमें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे, इसलिए इनका नाम क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब एकांतर बाह्य अंतः कोण युग्म, युग्म है ना यहाँ, मतलब हमेशा दो होंगे, ठीक है। जब भी हम एकांतर अंतः कोणों की बात करेंगे तो वो हमेशा दो होंगे, और एकांतर बाह्य कोणों की बात करेंगे तो वो भी हमेशा युग्म में होंगे, मतलब जोड़े में होंगे वो, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। चलिए अब हम सबसे पहले एकांतर अंतः कोण के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, एकांतर बाह्य कोण के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, पहली बात तो ये, क्योंकि ये युग्म है तो ये हमेशा जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं या फिर जोड़े में होते हैं, मतलब दो कोण होंगे। जब भी हम एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे तो वो हमेशा दो कोण होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहचानना कैसे है। तो जब भी एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को कट करती है
तो एकांतर अंतःकोण के लिए आपको पहला चीज तो ये कि उन जो दो कोण हैं उन दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं कि कौन से दो कोण एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। उनके लिए आप यहाँ 3 कंडीशंस देख सकते हो। ये 3 कंडीशंस आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब आपको समझना है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, दोनों कोण क्या तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। पहला ये है कि शीर्ष अलग अलग होने चाहिए दोनों के। दूसरा क्या है कि जो दोनों कोण है वो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य में होने चाहिए। अच्छा, ये तो हमें पता ही है। तीसरा क्यों? क्योंकि हम यहाँ अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो अंतःकोण तो इन रेखाओं के मध्य वाला ही होगा। ठीक है, इन रेखाओं के मध्य वाला ही होगा, इसलिए तीसरा तो हमें पता है। चलिए, तीसरा तो हमें पता है कि दोनों जो कोण है वो रेखाओं के मध्य में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां हम एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर मेन पॉइंट क्या है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए और दोनों कोणों पे जो दोनों कोण है तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि इस वाले डायग्राम में अंतःकोण कौन कौन से हैं, ये कमेंट में लिख के बताना है आपको। इस वाले डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं? अच्छा, जूम आप ऐसे पिंच करके ही कर सकते हो। दो उंगलियां रखोगे और ऐसे करोगे आप, जैसे किसी भी इमेज को जूम करते हो इसी तरह से जूम होगा। क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन ये है कि इस वाले जो चित्र है ये वाला, अभी हमने अंत्य और बाह्य पढ़ लिए। अंत्य और बाह्य कोण क्या है, तो इसमें आपको अंतःकोण बताने हैं कि अंतःकोण कौन कौन से होंगे। इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स बताने हैं आपको इस वाले डायग्राम में कि कौन कौन से होंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि एंगल 3, 2, 8 और 5, एंगल 3, 2, 8 और 5 ये सभी क्या होंगे? अंतःकोण हो गए। तो मैं यहां अलग से लिख लेता हूं यहां कि अंतःकोण कौन कौन से हैं। ये हो गए 3, 2, 5 और 8, ये 4 है अंतःकोण। अब हमने अंत्य क्यों देखे? क्योंकि हम एकांतर अंतः की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, अंतःकोण में और एकांतर अंतःकोण में अंतर होता है। पहला तो यही कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो हमेशा युग्म में होते हैं। मतलब ये है कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि एंगल 2 का एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा, तो इसका एक और कोण होगा, क्योंकि वे हमेशा युग्म में होते हैं। अच्छा, चलिए हम चेक करते हैं कि एंगल 2 का एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा। तो कैसे चेक करेंगे? पहला तो ये कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, कोण 2 के लिए तो शीर्ष ये रहा। ठीक है, और दूसरा एक शीर्ष ये बनेगा दूसरे कोणों के लिए। अब ये है कि शीर्ष अलग अलग होने चाहिए, तो अंतःकोण बस 2 ही ऐसे 5 और 8 जिनका शीर्ष अलग है कोण 2 से। ठीक है, एक कोण 3 भी है जो कि अंत है, लेकिन कोण 2 और 3 का तो शीर्ष एक ही है ना, तो कोण 3 तो इसका एकांतर कोण नहीं हो सकता, एकांतर अंतःकोण। पहली कंडीशन के लिए तो हमने देख लिया। जैसे ही हमने पहली कंडीशन अप्लाई करी तो हमें यहां से 2 कोण मिल गए, 5 और 8, लेकिन इसका एकांतर अंतःकोण केवल एक ही हो सकता है, या तो 5 होगा या 8 होगा। अब वो कैसे देखेंगे? दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी क्या कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो जो कोण 2 है वो तिर्यक रेखा के इस साइड है, मतलब ये दाईं तरफ है, या फिर राइट साइड में है, या फिर किधर है? राइट साइड में है। अब जो इसका एकांतर अंतःकोण होगा वो बाईं साइड में होगा, वो बाईं साइड में या फिर लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो कोण 5 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भी राइट साइड में है। तो फिर बचा कौन सा? तो कोण 8 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 2 का एकांतर अंतःकोण हो गया कोण 8। कोण 2 का एकांतर अंतःकोण हो गया कोण 8। ये हमने कैसे पहचाना? मैं फिर से आपको बता देता हूं। हमने पहले एक कोण को चूज किया, मान लो कोई भी रैंडम कर लिया मैंने कि 2 को, और अब हमें कोण 2 का एकांतर अंतःकोण देखना है। तो मैंने कैसे देखा? पहली कंडीशन लगाई कि दोनों का शीर्ष अलग अलग होना चाहिए, तो 3 नहीं हो सकता, यहां से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए,
तो जो कोण 5 था वो तिर्यक रेखा के सेम साइड था जिधर 2 है, लेकिन इसका जो एकांतर कोण है वो इसके विपरीत ओर होना चाहिए, तो मतलब इस ओर होना चाहिए, उससे मिला कोण 8। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, मुझे कोण 2 का तो मिल गया, कोण 2 का तो मिल गया कि 8 होगा। अब आपको क्या बताना है, अब आपको कोण 3 का बताना है, अब आपको कोण 3 का एकांतर अंतः कोण बताना है। कमेंट में लिख के बताना है, मैं कमेंट्स चालू कर रहा हूं। सभी बच्चे क्या बताएंगे, कोण 3 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। अच्छा, ये लास्ट है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या? यस सर। ये वाला, ये यस सर। ठीक है, आपको दोबारा ध्यान से सुनना, मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा से बता रहा हूं। मैंने क्या पूछा था, नहीं मैंने क्या समझाया था, हमें ये चेक करना था कि कोण 2 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है। ठीक है, कोण 1 से तो समझ में आ ही गया। कोण 2 ये है कि अगर जो, सॉरी पॉइंट 2 ये है कि जो अगर कोण 2 तिर्यक रेखा के इस साइड है, ये कौन सी होगी, राइट साइड है, तो इसका एकांतर अंतः कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होगा। विपरीत ओर मतलब लेफ्ट साइड या फिर बाईं साइड। इस साइड जैसे हुआ तो ये कोण 8 हमें यहां से मिला, तो कोण 2 और 8 एकांतर अंतः कोण होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सभी का एकदम सही है कि जो कोण 3 है उसका एकांतर अंतः कोण होगा कोण 5। ठीक है, कोण 3 जो भी है, कोण 3 जो है उसका एकांतर अंतः कोण होगा कोण 5। बिल्कुल सही है। सर विपरीत में तो कोई भी हो सकता है। क्या? में तो कोई भी हो सकता है। किसमें? सॉरी वापस से बोलोगे आप, आपकी आवाज। सर विपरीत में तो 5 भी 8 कोई भी हो सकता है। नहीं, किसके लिए देख रहे हो आप, ये बताओ पहले। सर इसमें तिर्यक रेखा विपरीत बने होनी चाहिए। हाँ, तो नहीं आप कौन से विपरीत पॉइंट के लिए किसी देख रहे का। हो? एक मिनट, 2 के लिए देख रहे हो 3 के लिए, ये बताओ पहले आप। सर ये 8 और 5 वाला है। हाँ, तो मैंने 2 के लिए बताया ना, पहले पहले 2 के लिए समझते हैं, ठीक है, फिर 3 के लिए। तो तिर्यक रेखा के विपरीत और क्या मतलब है कि जो कोण 2 है वो तिर्यक रेखा के इस साइड है ना, मतलब दाईं साइड। अब इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब तिर्यक रेखा की लेफ्ट साइड पे तो केवल एक ही कोण है ना, 8, 5 थोड़ी है, 5 तो इसके राइट साइड में है, तो 5 तो नहीं होगा 2 का एकांतर अंतः कोण। सर कोण 3 क्यों 8, नहीं? 3 इसलिए नहीं क्योंकि पहला पॉइंट ये है ना कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होनी चाहिए, तो 2 और 3 का शीर्ष समान है, यही शीर्ष है। क्योंकि 3 कोण बनाओगे, कोण नंबर 3 ऐसे बनेगा, कोण नंबर 2 बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके, तो दोनों का शीर्ष समान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शीर्ष अलग अलग होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा यहां से। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो गए, तो 2 और 8 हो जाएंगे। इसी तरह जब आप अप्लाई करोगे तो 3 और 5 भी एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्या करते हैं, इसको आपको हो सकता है काफी को कंफ्यूजन होगा और काफी को समझ में आ भी गया होगा। अगली क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर तीसरा पॉइंट रह गया। क्या? तीसरा पॉइंट सर रह गया। तीसरा रहा नहीं है। अच्छा, अगर आप तीसरा देखोगे ना, तीसरे का मतलब ये है कि दोनों कोण दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित होने चाहिए। जब हमने अंतः कोणों की बात की है तो ये तो अपने आप ही सही हो गया ना, क्योंकि हम केवल इनके मध्य वाले कोणों की बात करेंगे, क्योंकि अंतः तो इसके मध्य वाले ही है, तो वो तो अपने आप ही आ गया। ये तो हमने सबसे पहले लागू किया था, तभी हमें यहां से 4 कोण मिले थे। जब हमने सबसे पहले ये तीसरा पॉइंट लागू किया था, लगाया था, तो हमें यहां से 4 कोण मिले थे जो अंतः थे, और वो आपने कमेंट में लिख के बताए भी थे कि 4 कोण कौन कौन से हैं। ये अंतः कोण कौन से हैं, 2, 3, 5 और 8। तो जब अंतः कोण ये 4 है तो एकांतर अंतः कोण भी इन चारों में से ढूंढने हमें। उनके लिए एकांतर अंतः के लिए 1, 4, 6 और 7 को इंक्लूड नहीं करना है, इनको नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ये तो बाह्य कोण है ना, 6 और 7 और 1 और 4। जब भी मैं एकांतर अंतः की बात करूं तो आपको हमेशा केवल अंतः कोण चेक करने हैं। बाह्य कब चेक करेंगे, जब हम एकांतर बाह्य की बात करेंगे, उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें ना अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो अगली क्लास में हम वैसे भी यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज का समय खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप आज पूछ लीजिए,
अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आपकी क्लास यहीं तक थी। आज कोई होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में होमवर्क देंगे, आज कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है सर। बाय सर। ठीक है, ओके, बाय 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 सर। बाय। बाय सर।